हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? 10 के दम में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 ऐसे प्रश्न जो एईडीओ में पूछा है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं मैंने, जो आगे आने वाले एग्जामों में अक्सर पूछे जाएंगे और पूछे गए थे। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम कौन सा है? तो यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से जब आगे बढ़ते हैं तो ओ वाला जो है यह झील है, ओ वाला। उसके बाद है ई वाला, ठीक है, ओ ई वाला। उसके बाद है एच वाला, उसके बाद है एम वाला, उसके बाद है एस वाला ना। अब ओ वाला कौन सा है? देखिए ओ वाला ओंटारियो, ठीक है। ईरी, ओंटारियो ईरी कौन सा है? ये ऑप्शन है ओंटारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपरियर झील जो है यह सब स्थित है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पे, ठीक है। और यहां से सेंट लॉरेंस नदी बहती है। सेंट लॉरेंस नदी बहती है जो जाकर गिरती है कहां? अटलांटिक महासागर में वह जाकर गिरती है। तो सबसे पहले है ओ वाला, देखिए AEIOU वॉवेल है, तो वॉवेल बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला ना। अब कॉन्सोनेंट में आएंगे तो एच वाला, फिर उसके बाद एम वाला, तब एस वाला ना। यह है ह्यूरोन, मिशिगन और सुपरियर झील, ठीक है। याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका जैसे जैसे हम अटलांटिक महासागर की ओर से अंदर की ओर जाते हैं, हमारे पश्चिम की ओर, यह है इधर है हमारा अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार का अटलांटिक महासागर है ना। और जैसे जैसे हम अटलांटिक महासागर से आगे बढ़ते हैं तो ओंटारियो आता है। ओंटारियो के बाद देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है, नियाग्रा जलप्रपात यहीं पर है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर, इधर ही कनाडा है, यह अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, और यह कनाडा है। इसी के दोनों के सीमा के आसपास स्थित है ओंटारियो। तब यहां पर है ईरी झील, ठीक है, ईरी। नियाग्रा जलप्रपात, जो जलप्रपात दिख रहा है यहां पर, पानी गिरता हुआ जो यहां दिख रहा है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो ईरी लेक है। ईरी लेक के ऊपर ह्यूरोन है। ह्यूरोन के इधर आइएगा तो मिशिगन है। मिशिगन के ऊपर सुपरियर झील है। सुपरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपरियर झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है ना। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो रूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान इस सब के सीमा पर स्थित है ना। जो कैस्पियन सागर है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपरियर झील। सुपरियर झील कहां पर है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। तो याद रहेगा, यह अक्सर पूछता है, कितना एग्जाम में यह पूछ चुका है कि पूरब से पश्चिम सजाए, पश्चिम से पूरब सजाए ना। पश्चिम से पूरब कहेगा तो पहले सुपरियर हो जाएगा, तब मिशिगन हो जाएगा ना। उसके बाद हो जाएगा ह्यूरोन, तब ईरी, तब ओंटारियो। इधर से उधर कहेगा तो ओंटारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपरियर, ठीक है। आगे बढ़े। पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पानी जो है, यह पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यहां पर देखिए, यही जो है यह नदी है। ये कौन सी नदी है? तो नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी है यह, ठीक है। और पानी जो है पश्चिम, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, मतलब सारा का पानी इधर जाता है, ठीक है। तो पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, इसीलिए अंत में सेंट लॉरेंस रिवर के जरिए पानी अटलांटिक महासागर में चला जाता है। इस सब का पानी कहां चला जाता है? अटलांटिक महासागर में चला जाता है। आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है 10 के दम का आज का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। नॉर्वे का ओस्लो, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यहां का मुद्रा है क्रोन,
ठीक है। कनाडा का मॉन्ट्रियल, कनाडा का मॉन्ट्रियल नहीं, कनाडा का ओटावा होगा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, मुद्रा है डॉलर, मुद्रा है डॉलर। अभी अभी देखे हैं कि कनाडा किधर है, अमेरिका किधर है, उत्तरी यूएसए के जस्ट ऊपर में है कनाडा, है ना, जो 5 झीलों से दोनों का सीमा बनता है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, ये ठीक है, यहाँ का भी डॉलर है, यहाँ का भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन भी राजधानी है ना, और प्रिटोरियो भी है, प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया भी है ना। एक और राजधानी है इसका, 3 राजधानी है, तो ये तो भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल, तो केवल दो है गलत। क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो केवल 2 गलत, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है ना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। कनाडा का ओटावा है, कनाडा की राजधानी ओटावा। नॉर्वे के ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, कनाडा के ओटावा ना। और इसका देखिए क्रोन है ना, मुद्रा जो है, मुद्रा है क्रोन, नॉर्वेगियन क्रोन ना। कनाडा के ओटावा है, मुद्रा है डॉलर, मुद्रा है डॉलर कनाडा के। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर ना, मुद्रा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। कनाडा के ओटावा, मुद्रा है डॉलर। साउथ अफ्रीका की राजधानी, 3 राजधानियां, प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव जो है राजधानी इसका केप टाउन है ना, केप टाउन, प्रिटोरिया और केप टाउन। न्यायिक राजधानी जो है यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इसी दोनों में से पूछता है, प्रिटोरिया और केप टाउन, तो ये भी सही दिया है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 राज्य फूल। अच्छा, झारखंड का, तो झारखंड का है पलास, झारखंड का पलास। कर्नाटक, कर्नाटक का है कमल ना, झारखंड का है पलास, कर्नाटक का कमल। ओडिशा का अशोक, ओडिशा का अशोक। ऐसे भी याद रखिएगा, अशोक ने ओडिशा में जो कलिंग साम्राज्य थी उस पर विजय पाई थी। कलिंग साम्राज्य पर ही विजय पाने के बाद ना अशोक धर्म परिवर्तन किया था, तो ओडिशा के अशोक का। कलिंग कहाँ था? ओडिशा में ना। अब है पंजाब, पंजाब का है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस पंजाब का फूल है, ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस कहाँ का राजकीय फूल है? पंजाब का। अच्छा, झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, कर्नाटक का भी है हाथी ना। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु ऑक्स, जिसको गौर बोलते हैं ना, बैल। बिहार का राजकीय पशु ऑक्स, बैल, जिसको गौर बोलते हैं। राजकीय पक्षी गौराया, गौराया ना। राजकीय पक्षी क्या है बिहार का? बिहार का गौराया। अब बिहार का राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी गौराया, राजकीय फूल गेंदा। गेंदा का फूल जो है वह राजकीय फूल है बिहार का। तो ओडिशा का क्या है? अशोक। पंजाब का ग्लेडियोलस, झारखंड के पलास। झारखंड और एक जगह और का है कहीं पलास, पलास उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भी पलास है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। पशु, इंडियन एलिफेंट, कर्नाटक के हाथी है। पक्षी है नीलकंठ ना। पक्षी जो है कर्नाटक का राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ। राजकीय पशु हाथी है, राजकीय फूल कमल। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी, राजकीय फूल कमल, और नीलकंठ जो है राजकीय पक्षी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिम्हा ना, पक्षी है सारस, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पक्षी है सारस, अब पशु है बरसिम्हा, और फूल है पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलास। बिहार का गेंदा। पलास और कहाँ का है? झारखंड का। पलास झारखंड का। पक्षी पशु जो क्या है उत्तर प्रदेश का? बरसिम्हा, 12 सिंह वाला जो होता है बरसिंघा ना। पक्षी है सारस, फूल है पलास। पंजाब का ग्लेडियोलस बोले है फूल ना। राजकीय पक्षी बाज, बाज कहाँ का है? पंजाब का ना। इसीलिए ना कहता है कि
चिड़ियों बीच जो नैन लड़ावा, इस तरह का कुछ है ना, बाज से जो पंजा या क्या लड़ाता है वह, तो 100 सवा सवा लाख से एक लड़ावा, पंजाब का है ना ये कहान, पंजाबी लोग का कहावत, तो इस पे फिट बैठता है। तो बाज कहाँ का है? पंजाब का। राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरन। काला हिरन ना, राजकीय पशु काला हिरन। ठीक है। अब बिहार का देखिए, गौर। गौर जो है इसको बैल भी बोल सकते हैं, बैल। पक्षी है स्पैरो, गोरैया ना। अच्छा, आप कमेंट कीजिएगा आप लोग कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? फूल है गेंदा। फूल क्या है बिहार का? गेंदा। झारखंड का फूल है पलाश। राजकीय पक्षी है कोयल। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि झारखंड में झरिया में कोयला ज्यादा मिलता है, धनबाद में मिलता है ना, झारखंड में कोयला ज्यादा मिलता है, इसलिए वहां का है कोयल। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पशु क्या है? हाथी। भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची हिमालयन चोटी जो है ना, इस तरह से आते हैं। तो यहां पर है काराकोरम, जिस पर है केटू। तो केटू जो है यहां पर होगा केटू, सॉरी, केटू जो है, केटू। काराकोरम जो रेंज है उस पर है केटू। केटू जो है भारत में है, लेकिन वह भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीओके में है, ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, माने पाक अधिकृत क्षेत्र में है केटू। काराकोरम दर्रा में कभी कभी पूछ देता है कि इसी को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, काराकोरम ना, गॉडविन ऑस्टिन। तो इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर। तो ये तो भारत में है नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन में और कोई है ना, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, यहां पर है, सिक्किम और नेपाल के सीमा पर है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर। नंदा देवी, नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो इस तरह से अभी मार सकते हैं कि केटू है। अगर यहां पर यही होता, सॉरी नेपाल में है जी, माउंट एवरेस्ट सिक्किम के यहां पर नहीं, यहां पर तो कंचनजंगा है, यहां पर कंचनजंगा है, सॉरी कंचनजंगा यहां पर, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, 8586 मीटर ना। यहां पर है जो ये नेपाल का सीमा है, नेपाल और चीन के सीमा पर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहां पर है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। कहां पर स्थित है? नेपाल और चीन, तिब्बत। अब पहले तिब्बत था, अब तिब्बत को चीन हड़प लिया। दलाई लामा यही तिब्बत के है ना, और बौद्ध भिक्षुक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध गुरु हैं, भिक्षुक नहीं कह सकते, बौद्ध गुरु हैं जो तिब्बत के हैं, अभी भारत में शरण लिए हुए हैं ना। तो यहां पर जो है 8848 मीटर ऊंची चोटी वाली विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है यह, दूसरी चोटी है केटू। केटू जो है 8611 मीटर ऊंचा है। यह कहां है? लद्दाख में, पाक सीमा के काराकोरम रेंज में है, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। केटू की 8611, केटू की ऊंचाई 8611। माउंट एवरेस्ट की 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर। विश्व में विशेष दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह, कौन? केटू। अच्छा, कंचनजंगा जो है यह है सिक्किम में। सिक्किम में कहां है? सिक्किम में, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। भारत की यह सबसे ऊंची चोटी,
भारतीय भूभाग में स्थित ना भारत के अधीन सबसे ऊंची चोटी जो है यही है कंचनजंगा। मकालू, अब देखिए मकालू कहाँ है? मकालू नेपाल में है। नेपाल चीन सीमा पर है मकालू, जिसकी ऊंचाई है 84-85। ये कितना था? 85-86। देखिए याद कर सकते इस तरह से, ये 85-86, यही 84-85। मकालू, मकालू कहाँ है? नेपाल में, 84-85 मीटर। अच्छा, नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत, यह है नंगा पर्वत है पाकिस्तान में ना, केटू से जस्ट हल्का सा नीचे है। इस तरह से जो है यहाँ पर केटू है, इसके जस्ट नीचे इधर इस तरफ यहाँ पर है नंगा पर्वत ना, वो भी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, कश्मीर क्षेत्र में है। अच्छा, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। मकालू नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, केटू और नंगा पर्वत, केटू और नंगा पर्वत है पाकिस्तान में, पीओके में, पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 80-91। भारत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण चोटियां जो है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी, नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में। कामेट उत्तराखंड में ही है, कामेट उत्तराखंड में है। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में। साल्टोरो कांगरी, साल्टोरो कांगरी है लद्दाख में। साल्टोरो कांगरी कहाँ है? लद्दाख में। साल्टोरो कांगरी लद्दाख में। सीजर कांगरी, सीजर कांगरी है कहाँ? लद्दाख में, ये भी लद्दाख में। तो ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि ये है थोड़ा बहुत। कामेट और नंदा देवी ज्यादा पूछता है, कामेट नंदा देवी। ठीक है, देखिए यहां पर है केटू, केटू यहां पर है काराकोरम रेंज में। यहां पर है नंगा पर्वत, ये भी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही। कामेट देखिए, कामेट कहाँ पर है? तो कामेट कहाँ पर था? नेपाल में ना, तो नेपाल में है कामेट। उसके बाद आ जाइए नंदा देवी, नंदा देवी है भारत में। धौलागिरी, धौलागिरी भी है नेपाल में। अन्नपूर्णा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कंचनजंगा है भारत और नेपाल के सीमा पर, यानी सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में 18 है, लगभग 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है भारत में? 18 है ना। इसमें से कुछ जो है यूनेस्को में भी शामिल है, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ना। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह मुख्य रूप से उस क्षेत्र को कहा जाता है जो ऐसे जगह जो मनुष्य से जुड़ा हुआ हो, जिसका पर्यावरण से वास्ता हो। तो शेषाचलम तमिलनाडु में नहीं है, शेषाचलम यही भिन्न है। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानस है असम में, ठीक है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडा वाला के लिए फेमस है, कहाँ है? असम में। सिम्पलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है, सिम्पलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग जो है सो अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है ना। प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अब देखिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देते हैं कि यह अक्सर पूछता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। उससे पहले इसको देख लेते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे संरक्षित क्षेत्र है जहां जैव विविधता, वनस्पति, जीव जंतु को बचाने के साथ साथ मानव प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है ना। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ना यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जरूरी है, इसको बचाना है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना है भारत में? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसमें से देखिए यह है 18 बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत जो है यहां पर है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल, कर्नाटक और भारत का ऐसे निचला हिस्सा है ना जी, तो यहां पर है नीलगिरी पर्वत, जहां पर
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके नीलगिरी पहाड़ पर्वत पर मिलती है। नीलगिरी पर्वत पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है, वही नीलगिरी पर्वत है जो कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नंदा देवी उत्तराखंड, अभी अभी बतलाए हैं नंदा देवी पर्वत न, नंदा देवी पर्वत अभी अभी बतलाए हैं, देखिए यहाँ पर बतलाए हैं ना, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो मैप से भी बतलाए हैं नंदा देवी कहाँ है। सो इस तरह से जब भारत का मैप बनाते हैं, भारत का जब मैप इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पर नंदा देवी पर्वत है जो उत्तराखंड में है, ठीक है। नोकरेक मेघालय में, नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, नोकरेक है मेघालय में। नोकरेक कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय में, नोकरेक मेघालय में, नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेघालय का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर मेघालय का क्षेत्र है, यहीं पर है नोकरेक। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। चेरापूंजी और मासिन नाम विश्व के सबसे अधिक बारिश का क्षेत्र ना यहीं पर है, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है मेघालय में है। मेघालय में ही है 3 पहाड़ी रेंज ना, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। चलिए आगे, नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंदा देवी तो उत्तराखंड जान ही रहे, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल कर्नाटक। ग्रेट निकोबार तो अंडमान निकोबार में होगा, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार होगा। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है या पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है या मन्नार की खाड़ी है, कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन। सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरबन जो है वह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है जो 2 नदियों द्वारा बनाई जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किसके किसके द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ब्रह्मपुत्र जो है असम में, ब्रह्मपुत्र जो है असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन बनाती है, ठीक है। अच्छा, सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। सिंपलीपाल उड़ीसा में, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, सिंपलीपाल अभयारण्य। डिब्रू सुखैया, तो डिब्रूगढ़ जो है असम में है, तो ये असम में मान लीजिए, तो असम में है मानस, डिब्रू ना। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश अभी पर है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी बाघ अभयारण्य है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कंचनजंगा तो रेंज है ही, और कंचनजंगा वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय उद्यान भी है सिक्किम में। अगस्तमलाई तो केरल तमिलनाडु, नाम से ही पता चलता है अगस्तमलाई ना, केरल और तमिलनाडु में है। अचनकमार और अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो अचनकमार और अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अचनकमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ना। कंचनजंगा सिक्किम में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कच्छ कहाँ पर है, कच्छ जो है सो इस तरह से जब आता है, कच्छ के रन में जो है, कच्छ के रन में क्या होता है, क्या पाया जाता है, तो कच्छ का रन कहाँ है, गुजरात में। कच्छ का रन यहाँ पर है गुजरात में, ठीक है। कच्छ का रन गुजरात में किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर जंगली गधा के लिए फेमस है। कच्छ का रन जो है जंगली गधा के लिए फेमस है। कच्छ का रन किसके लिए फेमस है, जंगली गधा के लिए। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, तो नहीं याद रहने वाला नाम जो है वह है नोकरेक और कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हम लोग शिमला में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश ना,
ठंड के गर्मी के मौसम में वहाँ ठंड का आनंद लेने जाते हैं। अंग्रेज जो है शिमला में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो कोल्ड से याद रखिए, ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय में ठंडा महसूस होने के लिए राजधानी बनाया था। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सिम्पलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम, न ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार में, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, अचनकमार, अचनकमार, अमरकंटक, अचनकमार और अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अचनकमार, अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक और याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किधर है? मन्नार, मन्नार, मन्नार यहीं आसपास में कहीं होगा, जो तमिलनाडु में है। मन्नार, मन्नार की खाड़ी, अगस्त्यमलाई, ये सब है तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, भारत से निर्यात और किसके साथ ज्यादा है ना? तो भारत का निर्यात यूएस से ज्यादा होता है, तो 1 का हो जाएगा 3, यूएसए से 1 नंबर पर। उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात से, तो 2 नंबर, 4 के 2 हो जाएगा, 1 के 3, 4 के 2। उसके बाद है नीदरलैंड ना, नीदरलैंड है 3 नंबर पर, नीदरलैंड 3 नंबर पर, चीन है 4 नंबर पर। ठीक है, तो देखते हैं। भारत में आयात माने मंगाना, आयात मतलब मंगाना, तो भारत जो है सबसे ज्यादा सामान मंगाता है चीन से, 1 नंबर पर। चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा आता है, इसीलिए चीन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से है 2 नंबर पर, संयुक्त अरब अमीरात से 3 नंबर पर, सऊदी अरब से 4 नंबर पर, इराक से 5 नंबर पर। ये मंगाता है सामान, वहां से मंगाता है। सबसे ज्यादा कहां से मंगाता है? आयात मतलब मंगाना, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना, भेजता कहाँ है? तो मंगाता है चीन से सबसे ज्यादा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाता है ना, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से मंगाता है, सऊदी अरब से मंगाता है, इराक से मंगाता है। मंगाता क्या है ज्यादा? तो कच्चा तेल ज्यादा मंगाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा मंगाता है, मशीनरी ज्यादा मंगाता है, सोना मंगाता है। सोना और सोना का आभूषण दोनों में अंतर है। देखिए, यहां पर है आभूषण और यहां पर है सोना। तो आभूषण बना के भेजता ज्यादा है, लेकिन मंगाता सोना है। तो सबसे ज्यादा क्या मंगाता है? कच्चा तेल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब ज्यादा मंगाता है। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी सामान और सोना आयात करता है सबसे अधिक। तब पूछेगा कि सबसे अधिक क्या मंगाता है? तो कच्चा तेल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, तब मशीनरी, तब सोना। ठीक है, अच्छा, भारत से निर्यात यानी भेजता क्या है? तो भेजता है 1 नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात, 3 नंबर पर नीदरलैंड, 4 नंबर पर चीन और 5 नंबर पर बांग्लादेश में सबसे अधिक भेजता है। तो 1 नंबर पर अमेरिका में ज्यादा भेजता है, संयुक्त अरब अमीरात में भेजता है, नीदरलैंड भेजता है, चीन में भेजता है, बांग्लादेश में। भेजता क्या है? पेट्रोलियम 1 नंबर पर, पेट्रोलियम से उत्पाद। पेट्रोलियम मंगाता है, कच्चा तेल मंगाता है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद जो है, जैसे डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया ना, तो उससे बने पदार्थ, ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब तो पेट्रोलियम से ही बनता है, कच्चा तेल से ना। यहां तक कि पेट्रोलियम से जो सबसे बाद में जो कचरा निकलता है, उससे क्रीम बनता है, वो भी बनता है कच्चा तेल से ना, तो भी पेट्रोलियम उत्पाद ही है ना। तो दवाइयाँ भेजता है, कपड़ा भेजता है, रत्न भेजता है, आभूषण भेजता है। आभूषण अलग चीज़ है, सोना अलग चीज़ है। आभूषण जो है वह सोने से बनाया हुआ पदार्थ, जैसे सिकरी हो गया, अंगूठी हो गया, रिंग हो गया, ये सब ज़्यादा भेजता है। ठीक है, आगे बढ़े। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, ऐसा नाम दिया गया है। मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया था। हाँ, वाकई में 2014 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया। अब इसका कारण है, उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण, मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ, मुख्य उद्देश्य भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना। और उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए विकल्प में से सर्वाधिक सही उत्तर चुने। तो एक जो है वह अभिकथन है, तो उसका कारण जो है, हाँ ठीक है, दोनों सही है।
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, देखिए मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर 2014 को करते हैं। कब? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी जी, मेक इन इंडिया। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर वैश्विक विनिर्माण में हब बनाना। ठीक है, वैश्विक निर्माण में हब बनाना इसका उद्देश्य था, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, उद्योग को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था, उद्योग को बढ़ावा देना। वैश्विक निर्माण का हब बनाना तो था ही, उद्योग को बढ़ावा देना भी उद्देश्य था। भारत में उत्पादन को तेज करना भी उद्देश्य था। क्या किसका उद्देश्य? मेक इन इंडिया का ना, भारत के उत्पादन में तेज करना, रोजगार का सृजन करना, ये भी उद्देश्य था। क्योंकि जब मेक इन इंडिया के तहत लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बनाएंगे तो रोजगार की सृजन होगा। युवाओं के लिए अधिक नौकरी का अवसर पैदा करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना ना, विदेशी जो है वह भारत में निवेश करे, कंपनी खोले, इसका भी उद्देश्य था। अन्य देशों के कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रेरित करना, वही सब है ना। अब यहाँ देखिए, ये समझिएगा, आत्मनिर्भरता पर, आयात पर निर्भरता कम करना, यहां से मुख्य उद्देश्य जो है और ज्यादा गहरा हो जाता है। आयात पर निर्भरता कम करना माने हम कम से कम मंगाए, ज्यादा से ज्यादा अपना निर्माण करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक्स आदि को मजबूत करना। इसका जो वाक्य लाइन था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना, व्यापार करना आसान बनाना। मेक इन इंडिया 25 सेक्टर में शामिल था। मेक इन इंडिया जो था कितने सेक्टर में शामिल था? 25 सेक्टर में। उसमें से कुछ इस तरह से है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, यही सब था। और 25 में था ये सब मुख्य था। ठीक है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, पहले ही बता चुके हैं कि मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना न, और वैश्विक स्तर पर इसका निर्माण हब बनाना, निर्माण शुरू करना। इसका पंच लाइन क्या था? देखिएगा, मेक इन इंडिया का पंच लाइन था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। पूछ देगा कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट किसका पंच लाइन है? तो किसका है? मेक इन इंडिया का। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट किसका पंच लाइन है? मेक इन इंडिया का। उसका अर्थ क्या है? उच्च गुणवत्ता, पर्यावरण को नुकसान नहीं। उच्च गुणवत्ता प्लस पर्यावरण का नुकसान नहीं। और इसके तहत और कुछ कार्यक्रम शुरू किया गया था मेक इन इंडिया के तहत। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, लोगों को स्किल्ड बनाना ना, उसको ट्रेनिंग देना, डिजिटल इंडिया, ये सब जो था इसके तहत इसको और अधिक मजबूत बनाया गया मेक इन इंडिया को। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ना, वैश्विक स्तर पर अपना विनिर्माण शुरू करना, आयात कम से कम हो, इस पर अपना निर्भर करना, आयात पर आत्मनिर्भरता होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। ठीक है, आगे देखिए, लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ क्या है ना? तो लाइफ का जो है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म यहां पर है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, LIFE। तो LI से लाइफ, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। ठीक है, क्योंकि हम इसका फुल फॉर्म ही बता दिए कि लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ठीक है, इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटन को, उद्योग को बढ़ावा देना नहीं। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक ले जाना नहीं। तो केवल एक सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन लाइफ, लाइफ मिशन जो है, लाइफ मिशन लाइफ क्या था? स्वदेशी के शुरू कब हुआ? 20 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ कब शुरू हुआ? 20 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ कब शुरू हुआ? 25 सितंबर
25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया चालू हुआ था और 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ हुआ। शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी जी थे मिशन लाइफ। इसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। क्या है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट? लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म। यह लोग को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को इको फ्रेंडली बनाना। लाइफ का मुख्य उद्देश्य था लोगों को इको फ्रेंडली बनाना ना। और यूज एंड थ्रो जो था, जो लोगों के मन में यूज एंड थ्रो की भावना थी, उसको बदलना। किससे बदलना? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल्स। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल से यूज एंड थ्रो की भावना को बदलना। तो पूछेगा लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यूज एंड उसकी किस भावना को बदलना था, तो यूज एंड थ्रो की भावना को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के भावना से बदलना। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना था, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। सतत विकास का मतलब है कि मेरे पास जो साधन उपलब्ध है, सोना, कोयला, हीरा, मोती जो भी है, उसको हम यूज करें और उसको इस तरह से यूज करें कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह बचा रहे ना। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जिम्मेदार नागरिक बनना ना, यही सब था। प्लास्टिक का कम यूज, पानी और बिजली को बचाना, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपयोग करना ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करें। लाइफ के तहत यही शुरू किया गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज करें, अपना सेल्फ गाड़ी से ना जाए। अब अपना गाड़ी से जाते हैं ना, अब तो खैर लोग अपना ही गाड़ी लेना चाहता है, तो अपनी गाड़ी से जाते हैं तो अपनी गाड़ी में केवल हम जाते हैं, हमारी घर के लोग जाएंगे एक दो, और बाकी सीट खाली रहता है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब सब लोग जाएंगे तो तेल कम जलेगा, तेल उतना ही जलेगा और उसमें ज़्यादा लोग जाएंगे। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा बढ़ावा दिया, और नहीं तो साइकिल यूज कीजिए। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम ऐसा है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल चावल यूज होता है, गेहूं, मक्का, दाल। चावल, गेहूं, मक्का, दाल। और भारत का है, भारत में अगर पूछता तो चावल, गेहूं, कपास और गन्ना। लेकिन खाद्य नहीं, इस फसल कहता तब, खाद्य फसल कहता तब भी यही होता। भारत का भी ना, सॉरी जब हो जाता गेहूं, कपास, गेहूं के बाद बाजरा आ जाता, बाजरा, तब आ जाता ज्वार, जब खाद्य फसल कहता तब। ठीक है, आगे देखिए। खरीफ फसल तो बाद की बात है। धान, गेहूं, मक्का, दाल। धान, गेहूं, मक्का, दाल। सबसे अधिक यूज होता है धान, तब गेहूं, तब मक्का, तब दाल। बिहार में, भारत में धान, गेहूं, मक्का, धान, गेहूं, कपास, गन्ना, यह भारत का प्रमुख फसल है। लेकिन खाने योग्य फसल पूछता तो कपास खाया थोड़े जाता है। कपास से तो रेशा बनता है, रेशे से कपड़ा बनता है ना, तो इसके जगह पर हो जाता बाजरा। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसल किसको कहते हैं। तो ऐसी फसल खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार का फसल होता है। तो अभी अभी जो फसल कटा होगा, जैसे गेहूं के साथ जो कटा होगा सब रबी होगा। तो गेहूं कब कटा? मार्च अप्रैल में। गेहूं मार्च अप्रैल में कटा। बोते कब है? तो नवंबर दिसंबर में। नवंबर में बोलते हैं, 15 नवंबर के बाद गेहूं बोआने लगता है। तो गेहूं के साथ जो बोए और गेहूं के साथ जो काटे, उसी के आसपास वह सब होगा रबी फसल। क्या होगा? रबी फसल। तो नवंबर में बोए, अब मार्च अप्रैल में काटे, तो वह होगा रबी फसल। तो गेहूं के साथ क्या क्या कटता है, सो देखिए, गेहूं, चना, मसूर जिसको बोलते हैं, गेहूं, चना, मसूर, तीसी ना, राई जिसको राई, सरसों, ये सब जो है सो किस में आ जाएगा? रबी में, रबी फसल में। इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। याद रखिए, गेहूं, चना, मटर भी उसी समय आता है। खाने वाला मटर जो सब्जी के रूप में यूज करते हैं, ठंडा के दिन में ही मिलता है ना।
माने जनवरी फरवरी के आसपास मिलने लगता है। तब मटर, सरसों, ये सब जो है क्या है, रबी फसल है। अब खरीफ फसल क्या है, तो जो जून जुलाई में बोया जाता है, जब बारिश शुरू होती है जून जुलाई में, तब बोया जाता है और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। जैसे जो धान के साथ होगा, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, ये सब जो है मुख्य रूप से कपास याद रखिएगा। तो खरीफ 3 अक्षर के, कपास 3 अक्षर के, गन्ना 3 अक्षर के, बाजरा 3 अक्षर के, ज्वार 3 अक्षर के, मक्का 3 अक्षर के, और धान के जगह पर चावल कर दीजिए, तब यह भी 3 अक्षर के। ठीक है, ये सब 3 अक्षर के, खरीफ भी 3 अक्षर के। यानी खरीफ फसल कौन कौन हो गया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना ना। अब ऐसा ना कि मटर भी 3 अक्षर के हैं, तो उतना ध्यान रखिए ना, उतना ध्यान रखिए कि मटर जो है, मटर कब आता है, छिमी, मटर का छिमी हम लोग कब सब्जी बनाते हैं, ठंडा के समय में। इसका मतलब है कि यह रबी फसल है। अब देखिए, जो अभी मिल रहा होगा, अभी गर्मी का समय है, तो क्या क्या मिलता है खाने के लिए, तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी जो होगा अभी सस्ता थोड़ा सा हो जाता है। तो ये सब जो है, सब है क्या, जायद फसल। जायद फसल की बुआई होती है मार्च अप्रैल में, कटाई होती है मई जून में ना। गर्मी के मौसम में यह मिलने लगता है। तो तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी, ये सब जो है वह जायद फसल है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के बाढ़ के बारे में नीचे में से कौन से कथन सत्य है। बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। देखिए, मैदानी क्षेत्र है, इसके कारण भी बाढ़ आता है और ज्यादा दिन तक रहता है। कारण क्या है, मैदानी क्षेत्र है, समतल, ढलान रहता, तब ना बारिश हुई या पानी लगले निकल जाता ना। पथरीला जगह होता, ढलान होता, मैदानी क्षेत्र, समतल क्षेत्र नहीं होता, तब बारिश तो होती और पानी निकल जाता तुरंत, या फिर हिमालय से जो पानी बह के आती वह बहते हुए चली जाती है अपना समुद्र में। लेकिन समतल क्षेत्र है, इसलिए पानी यहाँ पर ज़्यादा रुक जाता है, इसीलिए बाढ़ आती है। ठीक है, बिहार के प्रमुख नदियाँ लंबी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ में है। ये भी कारण है कि हिमालय से बहने वाली जो नदी है उसमें सालों भर पानी होती है, और जब वहाँ पर ज़्यादा बारिश उधर होने लगती है, जब हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, पेड़ पौधा ज़्यादा है, ऊंचाई, बारिश, हिमालय की ऊंचाई के कारण बादल रुक जाता है और बारिश हो जाती है ना। तो वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण उधर से पानी बह के हमारे क्षेत्र में आ जाता है, नेपाल से बह के। तो बिहार में भी यह भी कारण है एक, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। अब इसको क्या माना जाए, इससे बाढ़ का क्या रिलेशन है। आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो ऐसे अगर जोड़ सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो बांध नहीं बनाने में सक्षम है, बांध को मेंटेन करने में सक्षम नहीं होता, तब ये भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लेना उचित होगा, 1 और 2 सही है। हम ऐसे थोड़े सोच सकते हैं कि बिहार गरीब है तो बांध बनाने में सक्षम नहीं है ना, ऐसे नहीं सोच सकते। तो मुख्य रूप से 1 और 2 सही माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में बाढ़ की मुख्य वजह अधिक वर्षा बताए हैं। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर पानी जो है, ढलान के समतल नहीं है भूमि, जिसके कारण बारिश में पानी यहाँ रुक जाती है। नेपाल से आने वाली नदियाँ ना, कोसी, गंडक, बागमती, ये नदियाँ नेपाल के पहाड़ों से आती है। देखिए, कोसी नदी आती है नेपाल से, जो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि यह हर साल बिहार का शोक कहते हैं। क्यों शोक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं, ये हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, कभी उन्हें दहा देगा, कभी उन्हें दहा देगा। क्यों, देखिए, यहाँ नेपाल से जब बारिश आती है तो कोई तटबंध तो है नहीं, तटबंध नहीं है तो ये कन्हू माहे बह जाता है ना, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। मार्ग बदलने के लिए भी यह जानी जाती है कोसी नदी, तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इसके कारण बहुत सारे उधर के उत्तरी बिहार के लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे ना। तो कोसी नदी है, उसके बाद बागमती नदी है जो नेपाल से आती है, गंडक भी नेपाल से आती है ना। तो इस सब नदी जो है यह बिहार के लिए, बिहार में बाढ़ का एक कारण है। जो नेपाल से बारिश होती है वह पानी लेके चली आती है। नदियों में गाद का जमना, अब बात है कि जब नदी में गाद जम जाएगा, अगर नदी खाली होती, गाद नहीं होता, उसमें मिट्टी नहीं होता, तो पानी वह ज़्यादा कवर करती। लेकिन गाद जमा हुआ है तो थोड़ा सा पानी हटा, बाकी सब तो नदी बाहर चला जाएगा नदी के, इसके कारण भी बाढ़ आती है। तो गाद जमना भी एक कारण है।
नदी का मार्ग बदलना, बताए थे कि नदी मार्ग बदल लेती है, तो कभी इधर दहा दिया कभी उधर दहा दिया ना, तो कभी इधर बाढ़ आ जाती है कभी उधर बाढ़ आ जाती है। नदी का मार्ग बदलना, खासकर कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदल लेती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बतला चुके हैं कि बिहार का शोक कौन नदी है? कोसी नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी। मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। मैदानी और नीची भूमि, फ्लैट भूमि जो है, इसके कारण भी बाढ़ का कारण है, क्योंकि अगर बारिश होती, ढलान जमीन होता तो पानी बह के चला जाता, तो भी अभी बतला चुके हैं ना। कमजोर तटबंध, कमजोर तटबंध है जिसके कारण तटबंध को उतना मजबूत नहीं किया गया है ना, तो कमजोर तटबंध के कारण भी बाढ़ आती है। चलिए, आज के लिए इतना ही।